हेलो बच्चों। आज ये वीडियो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में है। आज 10 अप्रैल 2025 है। महावीर जयंती हमेशा हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के 13वें दिन पर मनाया जाता है। ये इसको मनाने का जो मेन रीजन है वो लूनार साइकिल है। कहने का मतलब जब 13वां दिन होता है और उसका ब्राइट हाफ ऑफ द मून होता है चैत्र मंथ में अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, तभी ये मनाया जाता है और अमूमन ये मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ता है। लूनार साइकिल का मेन मतलब ये है कि अर्थ का पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में 29 एंड हाफ डेज लगते हैं चंद्रमा को, तो लगभग आधे में वो पहुंच चुका होता है और 13वें दिन पे इसको मनाया जाता है। तो वर्तमान में ये 10 अप्रैल को पड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर बार सेम डेट को ही महावीर जयंती पड़ेगी। तो ये मार्च या अप्रैल में पड़ता है। मतलब मान के चलिए जब भी हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीने में जो भी ये 13वां दिन होगा उसी दिन आपको महावीर जयंती मनाई जाती है। अब बात यह है कि महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन महावीर, इनको वर्धमान के नाम से भी जानते हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। उनके जन्मदिन के तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आप इन्हें स्पिरिचुअल टीचर कह सकते हैं, आप इनको आत्मज्ञान से प्राप्त व्यक्ति कह सकते हैं, आप इन्हें इनलाइटेंड पर्सन कह सकते हैं। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि जो आत्मज्ञान इन्होंने अपने खुद से प्राप्त किया है वो उन्हें समाज के साथ साझा करना था, जिसके लिए उन्होंने कुछ पथ ऐसे बनाए जिस पर आम आदमी चलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से 5 सिद्धांत दिए और अन्य तरह की चीजें भी बताई। ऐसा माना जाता है कि आत्मज्ञान से प्राप्त व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुका होता है। अब ये एक अलग बात है कि हम इसको भौतिक तौर पर कैसे देखते हैं या हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का असली मतलब क्या समझते हैं, लेकिन किताबों के अनुसार हमें जो टेक्स्ट मिलता है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्पिरिचुअल टीचर हैं जिनकी जयंती हम मनाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से जो अपने सिद्धांत दिए उसमें थे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, कंपैशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर अहिंसा से जो मेन मतलब था वो ये था कि ये सिर्फ हिंसा ना करने की बात नहीं कर रहे। हिंसा को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक होती है स्थूल हिंसा, दूसरी होती है सूक्ष्म हिंसा। स्थूल हिंसा में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भौतिक तौर पर हिंसा करता है, जैसे किसी से मारपीट करना, किसी भी व्यक्ति के साथ, पशु पक्षी के साथ, जीवित प्राणी के साथ, पेड़ के साथ या किसी भी के भी साथ जो भौतिक हिंसा है वो आती है स्थूल हिंसा में। इसके बाद हम आते हैं सूक्ष्म हिंसा में, जैसे किसी को दैनिक जीवन में किसी को बार बार नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी की शेमिंग करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, ये सब कुछ हमारा स्थूल हिंसा के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म हिंसा के अंतर्गत आता है। स्थूल हिंसा में भौतिक तौर पर हिंसा होती है, सूक्ष्म हिंसा में हम मानसिक तौर पर हिंसा करते हैं। तो यहाँ पर हिंसा से वर्जित किया गया है। ये बताया गया है कि दैनिक जीवन में हमें ऐसे कृत्य नहीं करने हैं। वर्तमान में आप ये चीज ऑफिसेज में देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं, परिवार में देख सकते हैं, रिश्तेदारों में देख सकते हैं, आस पड़ोस में देख सकते हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे जो सूक्ष्म हिंसा के माध्यम से खुद को ग्रेटिफिकेशन देने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद कहा गया है सत्य। सत्य से मतलब है, ट्रुथ से मतलब है, यहाँ दो तरह की बात आती है। एक तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज के प्रति सत्य बोलें या हम लोगों से सत्य बोलें। परिस्थितियों के अधीन होकर हमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। इसका जो दूसरा पहलू है जो बताया गया है वो है हमारा खुद से सत्य बोलना। हमारा खुद से सत्य बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और अगर स्टूडेंट होने पे हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद पढ़ाई नहीं कर रहे, मोबाइल में घंटों बिता रहे हैं, या फिर हम माता पिता को दिखाने के लिए सिर्फ किताब खोलकर बैठे हैं, तो अल्टीमेटली हम धोखा दूसरों को नहीं दे रहे, हम खुद को ही दे रहे हैं। और वास्तविक में मानव जीवन में ऐसा होता है कि जब हम दूसरों को दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं
एक वक्त के बाद उसी झूठ को हम खुद सच मान लेते हैं। कहने का मतलब हम दूसरे से बोलते रहते हैं, हम गलत करते हैं, पर दूसरे को अच्छा दिखाते रहते हैं। एक वक्त के बाद हमारे मन में ही ये भ्रम हो जाता है कि हम काम तो सारे गलत करते हैं पर हम अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि खुद को धोखा आप ना दें। कोशिश करिए जो भी टारगेट आप बना रहे हैं उसे प्रॉपर कंप्लीट करिए, अपनी पढ़ाई करिए और अपने प्रति आप हमेशा सच बोलें। सत्य का मुख्य मकसद यहाँ पर यही है। उसके बाद यहाँ पर बात की है कंपैशन की, दया और करुणा। जो भी प्राणी है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, किसी के भी प्रति अपने मन में दया और करुणा होनी चाहिए। हम अक्सर समाज में लोगों को देखते हैं, कोई अपने ओहदे के अधीन होकर, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो, या फिर किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने को औरों से बेहतर मान रहा है और वो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्या वो ये समझ रहा है कि बाकी लोगों की औकात ही क्या है? तो ऐसी सोच से बाहर आए और दूसरों के प्रति कंपैशन रखें अपने मन में। खास तौर पे आपने देखा होगा, स्कूल में कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो दूसरे बच्चों को हीन भावना की नज़र से देखता है कि मैं तो क्लास का टॉपर हूँ, बाकी बच्चे तो मुझसे पीछे हैं। लेकिन हो सकता है आप टॉपर हैं, लेकिन उसके पीछे के कुछ कारण हैं जो आप एनालाइज नहीं कर रहे, इसीलिए आप अपने आप को दूसरे थिंकिंग के लेवल पर ले जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास उससे ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो दूसरे बच्चों से, आपके जेनेटिक्स अच्छे हों, आपका इन्वायरमेंट अच्छी हो, आपके पास फैसिलिटीज़ अच्छी हों। ऐसी कंडीशंस जब आपके पास हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाने के चांसेस आपके पास ज़्यादा हैं। हो सकता है आपके बगल की सीट पे कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसके घर में उसके माता पिता ना हो, उसकी परिस्थितियां अच्छी ना हो, वो भूखे पेट आया हो और उसके पास आपसे कम फैसिलिटीज हो और वो किसी तरह खुद को सरवाइव कर रहा हो। तो ऐसे में अपने आसपास के बच्चों के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे निभाएं और दूसरों के प्रति दया और करुणा रखने का प्रयास करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आज भी अगर आप इस शिक्षा तक पहुंच पा रहे हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो औरों से बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि उनके पास सिर्फ एक दिन का ही खाना खाने को होता है, वो पूरे दिन में सिर्फ एक मीटिंग खाना खाते हैं और आप हो सकता है उतना पैसा अपने कोको कोला और कुरकुरे में उड़ा देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल आने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए भी सरकार ने प्रोग्राम चलाया था जिसे हम मिड डे मील कहते हैं या मध्याह्न भोजन कहते हैं, कि कम से कम बच्चे इस बात से हमारी तरफ आकर्षित होंगे और विद्यालय की तरफ आएंगे कि हमको बेहतर खाना मिलेगा, हमें अच्छी डाइट मिलेगी। तो इसी बहाने कम से कम बच्चे स्कूल आएंगे तो खाने के माध्यम से उनको शिक्षा भी दी जा पाएगी। और इसी क्रम में ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बड़ा जो गैप था एजुकेशन सेक्टर में उसे फुलफिल करने का काम किया है। इसके माध्यम से ही आप आराम से एजुकेशन ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हो। तो कहने का मतलब है कि अहिंसा, सत्य और करुणा, दया, इन सब मूल्यों पर चलते हुए आप अपना एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस दिन लोग मंदिर जाते हैं, प्रेयर करते हैं और जो चैरिटी है उसे करते हैं। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर धर्मों की बात करें जनसंख्या के आधार पर तो हिंदू सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद आता है आपका मुसलमान धर्म है, इस्लाम धर्म, उसके बाद आपका है ईसाई धर्म, उसके बाद है सिख धर्म, उसके बाद है बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म और उसके बाद आता है छठे नंबर पर जैन धर्म। अगर जनसंख्या की बात करें तो जैन धर्म के लोग तकरीबन 5.5 मिलियन समथिंग होंगे और टोटल पॉपुलेशन की जैन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की 0.37% के आसपास है। अगर बात की जाए तो देश की सबसे पीसफुल कम्युनिटी में से एक जैन कम्युनिटी है। कभी भी आप नहीं सुनेंगे किसी तरह का दंगा फसाद या किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति जैनियों में आपको मिले। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने मुंह के आगे कपड़ा बांधते हैं कि कहीं गलती से भी सांस लेने के दौरान कोई भी जो कीट है या मक्खी है या कुछ भी है हमारे मुंह के अंदर ना चला जाए और जाने अनजाने में हमसे हिंसा हो जाए। यहाँ तक कि कृषि को भी वर्जित किया गया है, क्योंकि जब वो खेत को जोतेंगे तो उस जोतने के दरमियान जो कीटाणु या जो भी मतलब कीटाणु जो भी छोटे सूक्ष्म जीव
उससे मरेंगे, उसकी वजह से उसका जो हिंसा होगी उससे बचने के लिए कृषि को भी वर्जित किया गया है। यहाँ पर एक कहानी दी गई है। इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्यादवाद का जो सिद्धांत जैन धर्म में दिया है या जैन दर्शन में दिया है उसका क्या मूल मकसद है। जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो ये बताता है कि हमारे जो परसेप्शन है किसी भी चीज को लेकर के वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और कोई भी एक परसेप्शन एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब 100% पूर्ण नहीं होता है। कहने का मतलब है, इसे कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार एक जंगल में 5 अंधे जा रहे होते हैं और जाते जाते उन्हें अपने आसपास किसी तरह की आहट महसूस होती है। उस आहट की वजह से वो उस दिशा में बढ़ते हैं और उनमें ये तय होता है आपस में कि वो ये जाने कि आखिर क्या चीज है जिसकी वजह से आहट हो रही है। एक व्यक्ति जाकर हाथी की पूंछ पकड़ रहा है और उसको टटोल कर समझने का प्रयास करता है कि ये क्या चीज है जो मेरे हाथ में है। दूसरा व्यक्ति जाकर उसका पांव पकड़ता है, तीसरा व्यक्ति जाकर उसकी सूंड पकड़ता है, चौथा व्यक्ति उसका कान पकड़ता है और पांचवा व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। ऐसे में वो जो पांचों अंधे हैं आपस में पूछते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्या है, और आपस में वो लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहता है ये तो एक पतली सी रस्सी के समान है। जिसने सूंड पकड़ी थी वो कहता है ये तो एक मोटे सांप के समान है। जिसने पांव पकड़ा था वो कहता है ये तो किसी बड़ी इमारत के एक पिलर की तरह है। और जिसने कान पकड़ा था वो कहता है ये तो बरगद के किसी बड़े पेड़ के पत्ते की तरह है। जो उस हाथी के ऊपर बैठा था उसे वो कहता है कि ये तो एक ठोस जमीन की तरह है। आपस में पांचों लोगों में इन बात को लेकर बहस हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनके हिसाब से बात किया जाए तो उन पांचों लोगों को ये लग रहा था कि जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं वो पूरी तरह से सही है, जबकि ऐसा नहीं था। उसका मेन रीजन ये था कि जितना भी उनका परसेप्शन था वो एक लिमिटेड एस्पेक्ट से जनरेट हुआ था और हमारे जो भी परसेप्शंस हैं वो हमारे थॉट के बेसिस पे बनते हैं और जो हमारे थॉट हैं वो बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनका मेन मीडियम हमारे सेंसेस होते हैं। ऐसे में हम किसी तरह का परसेप्शन अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में जब जनरेट करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि 100% पूरी तरह से सही होगा, लेकिन हम हमेशा ये मानते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है और इसीलिए हम हमेशा दूसरे व्यक्ति के प्रति जजमेंटल रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि पड़ोस में रहने वाली बेटी ने खाना खाया है या नहीं खाया है, उन्हें इस बात की पूरी चिंता है कि पड़ोस की लड़की किसके साथ घूमने गई है। तो ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग आपको समाज में हर जगह मिलेंगे। उनकी नजर अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम पे रहती है, उस पर टीका टिप्पणी करना, हस्तक्षेप करना, किसी तरह के कमेंट पास करना और किसी तरह के टैग पहनाना। यहाँ पर हर व्यक्ति बैठा है किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह का टैग देने से, चाहे वो किसी विचारधारा से जुड़ी बात हो या किसी विचार से संबंधित बात हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका परसेप्शन है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो। आपके पास एक लिमिटेड एस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उस व्यक्ति को जज कर रहे हैं। तो जजमेंटल ना बने, अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करें और उस चीज को समझने का प्रयास करें। और हमेशा ये बात दिमाग में रखें कि जिस भी चीज को आप जानते हैं आप उसे 100% नहीं जानते हैं, आप एब्सोल्यूट वे में उसे नहीं जानते हैं। उसके कुछ हिस्से हैं, कुछ कॉर्नर्स हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते या आप समझ पाने में असक्षम हैं। तो इसीलिए बड़ी जल्दी किसी के कैरेक्टर पे उंगली ना उठाएं, किसी के पर्सनल लाइफ पे उंगली ना उठाएं और किसी पे इस तरह से टीका टिप्पणी या हस्तक्षेप ना करें। आज के दौर में जब से इंस्टाग्राम का दौर आया है, लोगों के पास एक फ्री विल है सोशल मीडिया पे किसी को भी कुछ भी लिख देने के लिए। कोई किसी को भी रेप थ्रेट दे रहा है, कोई किसी को डेथ थ्रेट दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो एनोनिमस है और उस प्रक्रिया में पकड़ी नहीं जाएगी। इस पूरी प्रोसेस के पीछे भी उस व्यक्ति की अपनी परसेप्शन है कि जिस व्यक्ति की रील वो देख रहा है उसके बारे में वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और उसे वो एक गंदे वे में, एक हैट्रेड के एस्पेक्ट में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट में मैं फिर से वही कहूंगा कि हम जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, हम उसके बारे में 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते। हम किसी भी चीज को 100% नहीं जानते।
तो किसी भी चीज़ को टैग करने से बेहतर या उसके प्रति जजमेंटल होने से बेहतर हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से समझना चाहिए। तो मैं इसी बात को कंक्लूड करूँगा कि जितने भी परसेप्शंस हैं या जितने भी चीज़ें डिफरेंट थॉट से जो परसेप्शन जनरेट हुए हैं वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होंगे। तो जजमेंटल ना बने, अंडरस्टैंडिंग बने।